दूसरे रोज़ चट्टागांग के आसमान पर काली घटा छा गई थी। बंगाल के दरियाओं की ठंडक, आने वाली बारिश की नमी और सुंदरबन के जंगल की खुशबू वाली हवा चल रही थी। ये जादू की हवा थी, बंगाल के काले जादू की हवा। इस हवा में सांवली लड़कियों के पुरअसरार सरगोशियां और काले सांपों की खामोश फुंकारें थी। नागटोला के पहाड़ी के आम हवा के झुंड में झूम रहे थे। मैं और सुजाता एक वीरान से रास्ते पे चले जा रहे थे। हमारे ऊपर सुंबल और नारियल के दरख्तों के झुंड लहरा रहे थे। हमारे दोनों जानिब केले के दरख्तों की कितारें थी। एक जगह मूसरी का घना दरख्त था, वहाँ कुछ लोग दरियों पे बैठे थे। एक खुले बालों और गिरदे कपड़ों वाली बेरागन एक तारा हाथ में लिए आंखें बंद किए झूम झूम कर कोई बंगाली लोक गीत गा रही थी। मैं और सुजाता उसके करीब जाकर खड़े हो गए। बेरागन बेहद खूबसूरत थी, उसके हुस्न ने लोगों को महसूर कर रखा था। उसकी आवाज़ एक तारे की आवाज़ के साथ हम आंख थी। कभी लगता था कि तारा गा रहा है, कभी लगता था कि तारा खामोश है और सिर्फ बेरागन गा रही है। सुजाता ने कहा, ये बेरागी लोग जंगल जंगल गांव गांव घूमते हैं। जिस घर में कोई शादी हो वहां आकर गाते हैं। ये जो बंगाली लोग गीत गा रहे हैं, इसका कुछ मतलब यूं है, ऐ मेरे महबूब मुझे बताओ मैं कब तक सीने पे अंगारे रखे तुम्हारी राह देखती रहूं। हम खाना बदोश हैं, मेरे महबूब बताओ मैं कब तक तेरी राह देखती रहूं। मैं दरिया के किनारे रात भर दिया जलाकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हम तो खाना बदोश हैं, हम दरिया के किनारे पर खाना पकाते हैं और दरिया के दूसरे किनारे पर जाके खाना खाते हैं। हम सांप पालते हैं, हम सांप की सुर्ख आंखों से प्यार करते हैं। मेरे महबूब मैं कब तक तेरी राह देखती रहूं। बेरागन धीमे धीमे रक्स की गर्दिश में थी। उसके सियाह बाल दाएं बाएं रक्स की गर्दिश के साथ लहरा रहे थे। ये सचमुच बंगाल का जादू था। यही वो जादू की अमर बेर थी जो मुसाफिर के जिस्म के गिर्द ऐसा ऐसा फैलती चली जाती है और मुसाफिर को उस वक्त इल्म होता है जब उसके पांव जमीन में गड़ जाते हैं और वह एक कदम भी आगे नहीं जा सकता और फिर किसी न किसी सांवली बेरागन के सियाह बालों में अपने आप को हमेशा के लिए गुम कर देता है। बंगाल का जादू या जादू का बंगाल। फिर बारिश शुरू हो गई। मैं और सुजाता भागकर कोठी के बरामदे में जा पहुंचे। इसके बाद भीगकर उसकी साड़ी के साथ चिमट गए थे और उसकी साड़ी सिमट कर उसके चंपई बदन के साथ चिमट गई थी और उसका बदन एक धीमा सा शोला बनकर सुलग रहा था। दरिया की लहरों, समंदर की मौजों से तलू होता हुआ सूरज का शोला। मैं चट्टागांग से वापसी आ गया। सुजाता मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने नहीं आई थी। उसने पुरसुकून खामोश नजरों से अपनी कोठी के लॉन में जूही के बैगों के करीब खड़े होकर अलविदा किया। वो बैठी रेल में अब तक सिसक रही होगी। मैं हाथ दूर से अपना हिला के लौट आया था और मैं नागटोला के पहाड़ों से नीचे उतर आया। मैं रेलवे स्टेशन जाने की बजाय चट्टागांग के बड़े बाजारों में घूमता फिरता रहा। एक होटल से भजन गाने की आवाज़ आ रही थी। मैं रुक गया। शाम की ठंडी हवा में गुरूब होते सूरज की राही में जो थीका राय की आवाज़ खरीज बंगाल के पानियों की तरह ले जा रही थी। अमर बेल बनकर मेरे जिस्म के इर्द गिर्द नजर न आने वाला जादू सा बुनती जा रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। अगर मैं कुछ देर वहाँ और खड़ा रहता तो ज़रूर पत्थर बन जाता, हमेशा के ये पत्थर बन जाता। मैं चट्टागांग से ढाका आ गया। सारी रात रेलगाड़ी पे सुपारी, सुंबल और तार के घने जंगलों से गुजरती रही। खिड़की में से उन अंधेरे जंगलों की ठंडी महक वाली हवा आती रही। इस हवा में मुझे सुजाता की गर्म सांस का लमस महसूस होता रहा। सुबह हो रही थी कि पार्वतीपुर गाड़ी रुकी। यहाँ मैंने रेलवे तार घर से सुजाता को तार दिया कि मैं तुम्हें याद करता हुआ ढाका की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। और फिर ढाका के खूबसूरत कमलापुर रेलवे स्टेशन आ गया। 3 रोज़ बाद मुझे सुजाता का ख़त मिला। उसने लिखा था, मेरे जाने के बाद वो उदास हो गई है। काश मैं उसे अपनी याद में उदास देख सकता। मैं भी उदास रहा। 2-3 दिन सुजाता का ख्याल मेरे साथ साथ ढाका के बाज़ारों में और रमना के बागों में सफ़र करता रहा। मैं 1 हफ्ता बाद लाहौर आ गया। 1 महीने बाद मशरक़ी पाकिस्तान गया तो सुजाता का ख़त मेरे एक ढाके के दोस्त के पास आया हुआ था। मैंने बेताबी से उसे खोल कर पढ़ा। उसने लिखा था कि उसकी छोटी बहन की सालगिरह है, ज़रूर आना। सालगिरह में 2-3 रोज़ बाकी थे। मैं कमलापुर रेलवे स्टेशन से चिट्टागांग एक्सप्रेस में सवार हुआ और चिट्टागांग पहुंच गया। नागटोला पहाड़ी पर रोशनियां हो रही थी। ये रोशनियां सुजाता की कोठी की थी।
वहाँ बड़ी रौनक थी। सुजाता के माता पिता मुझे मिले। मैंने सुजाता की बहन को तोहफा दिया। सुजाता ने गुलाबी रंग की सुनहरी बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी, जिस पे किरण लगी थी। उसके माथे पे सुर्ख बिंदिया दमक रही थी। ये चंदन की बिंदिया थी, कश्मीर के पहाड़ों में ज़फ़रान बन के उड़ता है। उसके सियाह बालों में तरनाई के सफ़ेद फूल सजे थे। उसके जिस्म से लग कर जो हवा मेरी तरफ आई, उसमें अनानास की खुशबू थी। ये पागल कर देने वाली खुशबू थी। ये दो चार भरी खुशबुओं का मिलाप था। ये दो दरियाओं और दो सूरजों और दो बरआज़मों का मिलाप था। सुजाता ने पुरसुकून खामोश आंखों से मुझे देखा और ज़रा सा मुस्कुरा कर मेरी ड्राइंग रूम में दूसरे मेहमानों के पास रह गई। उस महफिल में चिटागांव के मुस्लिम घरानों के शरीफ ख़वातीन भी मौजूद थी। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ़ था और मुसलमान बावर्चियों ने तैयार किया था। खाने के बाद बंगाली घरेलू लड़कियों ने गीत सुनाए। काफ़ी का दौर चला तो मेहमान छोटी छोटी टोलियों में बंटकर आपस में बातें करने लगे। मैं और सुजाता बंगले के पिछवाड़े वाले बरामदे में आ गए, जहाँ रात की रानी की महक फैली हुई थी और झाड़ियों में जुगनू चमक रहे थे। हम नीम रोशन बरामदे में बांस की कुर्सियों पर बैठे देर तक बातें करते रहे। मैंने कहा, सुजाता, मुझे इस नारियल और तार की सरजमीन से बहुत मोहब्बत है। कभी कभी तो यूँ लगता है कि मैं किसी जन्म में यहाँ ज़रूर आया हूँ। या तो इस शहर का राजा बनकर हुकूमत करता रहा हूँ, या फिर बैरागी बनकर इस सरजमीन की जंगलों और दरियाओं और मैदानों में घूमता फिरता रहा। सुजाता खामोश नज़रों से मुझे देख रही थी। शायद फिर मैं कभी देवदास था जो अपनी पार्वती की तलाश में इससे अपनी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात करने एक बैलगाड़ी पर बैठ के आया था और फिर किसी जंगल की गहरी पुरअसरार रात में मर गया और पार्वती से ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात ना कर सका। रात की रानी की झाड़ियों में सुनहरे जुगनू, नीली रोशनियों वाले जुगनू चमक रहे थे। हवा में खुशबू थी। एक रात की रानी वहाँ झाड़ियों में महक उड़ा रही थी और एक रात की रानी मेरे पास बांस की कुर्सी पे खामोश बैठी हिना की महक दे रही थी। बांस के ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों में कोयल बोल कर उड़ गई। सुजाता ने बांस के चितनारों की तरफ देखा। वहाँ गहरा अंधेरा था। उसने गहरा सांस लिया और आंखें बंद करी। रात गहरी हो रही थी। मेहमान रुखसत होने लगे। मैं भी रुखसत होने के लिए लॉन में से गुजर कर कोठी के गेट पर आ गया। सुजाता मेरे साथ नहीं थी। वो दूर बरामदे में अपनी बहनों के साथ खड़ी थी। बरामदे की रोशनी में उसकी साड़ी की किरण और माथे की सुर्ख बिंदिया चमक रही थी। शायद उसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी उसकी तरफ देखा। शायद वो उदास हो गई थी। मेरा ख्याल है कि वो उदास हो गई होगी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो उदास हो जाती। मैं वापस आ गया। सारी रात मैं होटल के कमरे में लेटा सुजाता के जिस्म से छूकर आने वाली खुशबू को अपने अंदर महसूस करता रहा। सुबह मैं जल्दी उठा। गाड़ी ठीक 6:10 पर छूट जाती थी। चिटागांव के खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर बड़ी रौनक थी। गाड़ी ठीक वक्त पर रवाना हो गई थी। ढाका तक मुझ पर एक नशे की सी कैफियत छाई रही। सुजाता की शक्ल बार बार सामने आ जाती। दिल यही कहता था कि वापस चले जाओ और सारी जिंदगी सुजाता के पास गुजार दो, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। मैं अपनी ज़िंदगी सुजाता के पास नहीं गुजार सकता था, क्योंकि उसके पास उसका हिंदू बाप भी था। वो सुबह शाम दरगाह देवी की पूजा करने मंदिर जाती थी और मैं मंदिर में नहीं जा सकता था। वो माथे पर तिलक लगाती थी। वो बंगाल के एक कट्टर हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती थी और मैं मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता था। ये शुमाल और जनूब का फ़र्क था, समंदर और खुश्की का फ़र्क था। ये दोनों कभी आपस में नहीं मिल सकते थे। ट्रेन ढाके के अजीम शान स्टेशन पर कमलापुर में दाखिल हो रही थी। सुजाता का चेहरा हजूम में कहीं गुम हो गया था। सुजाता का चेहरा हजूम में कहीं गुम हो गया था। सुजाता से मेरी आखिरी मुलाकात 1970 के आखिरी महीनों में हुई थी। मैं ढाका के शाहबाग होटल के लाउंज में से निकल रहा था कि मैंने सुजाता को देखा। वो अपनी छोटी बहन के साथ होटल में दाखिल हो रही थी। एक पल के लिए हम दोनों एक दूसरे को देख के ठटक से रह गए। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। जोड़े में 3 तरनाई के सफ़ेद कलियां थी और कानों में सफ़ेद बिंदे। उसने और उसकी छोटी बहन ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। वो मुझे देख के खुश हो गई थी और कुछ हैरान भी हुई थी। हम यहाँ एक काम से आए थे, पिताजी भी साथ हैं। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। क्या तुम लोग शाहबाग में ठहरे हो? हमारी तो मौसी की यहाँ इतनी बड़ी कोठी है, पिताजी किसी के यहाँ नहीं ठहरते। कल आओगे? मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी ये साथ वाले साइड कैफ़े में। अच्छा, नमस्कार। सुजाता अपनी बहन के साथ ऊपर चली गई। अगले रोज़ वो साइड कैफ़े में मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो पिंक कलर की सादा साड़ी में, बाल यूं ही पिंक कलर के एक रिबन में बांधे थे। दाएं जानिब बालों में यूं ही बेनियाजी थी।
कानों में एक पिंक रंग के बूंदे थे। उसकी आंखों में बड़ी उदासी सी चमक रही थी। चेहरे पे पहले से ज्यादा गहरी खामोशी थी। मैंने चाय मंगवाई। रिजर्ट के बागों की खुशबूदार चाय पीते हुए बोली, शायद हम लोग यहाँ से चले जाएं। कहाँ? मैंने पूछा। कहने लगी, शायद मद्रास या कलकत्ते, वो मेरा ब्याह कर रहे हैं। ये कहते हुए वो शर्माई नहीं कि और ज़्यादा उदास हो गई थी। उसके ब्याह की बात सुनकर मैं भी उदास हो गया था। हालांकि मेरे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ना मैं उससे ब्याह कर सकता था और ना वो मुझसे ब्याह कर सकती थी। फिर वो क्यों उदास हो गई थी? उसके दिल में क्या था? मैंने कहा, ब्याह तो एक ना एक दिन करना ही होगा तुम्हें। माँ बाप जहाँ कहें वहाँ शादी करो। वो मेरी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे उसे दिली सदमा पहुँचा हो। बोली, क्या तुम भी मुझे चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि मेरा ब्याह हो जाए? क्यों नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहता मैं? ब्याह के बाद तुम उदास नहीं रहा करोगी। उसने गहरा सांस भरा और कहने लगी, मैं जाती हूँ। और वो उठ के चली गई। मैं उसको देखता रह गया।